Good afternoon, everyone. Welcome to Daily Dose Daily Current Affairs Capsule for Prelims 2026. और आज हम आपके लिए 3 खबरें लेके आए हैं जिनको भारतीय अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। पहली खबर है टीआरएफ को लेकर। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है, लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है और भारत में आतंकवाद फैलाने को लेकर कुख्यात है। दूसरी खबर ईयू को लेकर है। ईयू ने गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। और तीसरी खबर मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 1000 किलो आम का पार्सल भिजवाया है। इन तीनों खबरों की हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हम आज के लिए जो कोट लेके आए हैं वो स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने लिखा कि एनीथिंग दैट मेक्स वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। यानी जो भी चीज़ें, जो भी विचार, जो भी कोई ख्याल आपको कमज़ोर करता है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, उन सभी का तिरस्कार करें, उसको उस तरह से तिरस्कृत कर दें जिस तरह से जहर को किया जाता है। और जो चीज़ आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर करती है, क्यों ना उसको त्याग दिया जाए। आज की हम पहली खबर के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यूएस डिजिग्नेट्स लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ को आतंकी संगठन करार दिया है। आतंकी संगठन की एक सूची होती है, इसमें इनका नाम डाल दिया गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट एक उग्रवादी संगठन जिसने 22 अप्रैल को भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। इस खबर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। भारत ने इस कदम का स्वागत किया और इसे भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सशक्त पुष्टि बताया। चीन ने भी इस पहल का स्वागत किया। चीन ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है और क्षेत्रीय साझेदारों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। तो जो टीआरएफ पे बैन लगा है, टीआरएफ को आतंकी सूची में डाला गया है, उसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं? क्या उसके बेनिफिट्स हैं? क्या टीआरएफ को नुकसान है? क्या पाकिस्तान की छवि धूमिल होती है? किस तरह से होती है? आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो टीआरएफ को आतंकी संगठन की सूची में डालने से पहले भारत को जो लाभ होंगे उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला लाभ यह है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर वैश्विक मोहर लग गई है। टीआरएफ असल में लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है जिसे पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहता है। अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन कहकर भारत के लंबे समय से किए जा रहे दावों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। अब दुनिया खुले तौर पर मान रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूती मिलेगी। भारत को टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों की फंडिंग, मूवमेंट और नेटवर्क पर ज़्यादा खुफिया जानकारी मिल सकेगी। टीआरएफ की आर्थिक कमर इससे टूट जाएगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब टीआरएफ की संपत्तियां जब्त होंगी, अमेरिका में कोई समर्थन नहीं मिलेगा और वैश्विक फंडिंग रुक जाएगी। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। इस फैसले से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि वह अपनी ज़मीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करे। ये FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत के लिए एक मजबूत तर्क बन सकता है। पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की शुरुआत होगी। ये उनके लिए एक तरह की श्रद्धांजलि होगी। भारत की कश्मीर नीति को समर्थन मिलेगा। टीआरएफ की सच्चाई उजागर होने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती मिलेगी। भारत अब संयुक्त राष्ट्र, FATF और G20 जैसे मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ और अधिक सख्ती की मांग कर सकता है। अब टीआरएफ को किसी भी देश में वैध समर्थन नहीं मिल सकेगा। इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वॉच लिस्ट में आएंगे और उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी। वित्तीय स्रोतों पर प्रहार होगा। अमेरिका की SDGT स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची में आने के बाद टीआरएफ की संपत्ति जब्त होगी। किसी भी वित्तीय लेन देन पर रोक लग जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क टूट जाएगा। संचालन क्षमता में भारी गिरावट होगी। विदेशी पासपोर्ट, यात्रा, संचार और भर्ती जैसे नेटवर्क कमज़ोर होंगे। पाकिस्तान को भी टीआरएफ पर लगे बैन के बाद काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। टीआरएफ को आतंकी सूची की लिस्ट में डाले जाने के बाद पाकिस्तान पर इसके क्या प्रभाव होंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
अमेरिका ने टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी या मोहरा बताया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान सीधे या परोक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। इससे पाकिस्तान की राजनयिक साख छवि को नुकसान पहुंचेगा। एफएटीएफ पहले ही ग्रे लिस्ट में रह चुका पाकिस्तान अब अगर इन संगठनों पर लगाम नहीं लगाता तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान को इसके बाद कई सारे आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलेंगे। यदि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाता है तो विदेशी निवेश घटेगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण पाना कठिन हो जाएगा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। ये खबर ईयू सैंक्शन को लेकर है। ईयू ने भारत में काम कर रही एक तेल कंपनी जो कि रशिया से संबंध रखती है, उस पर पाबंदी लगा दी है। 18 जुलाई 2025 को ईयू ने रूस विरोधी अपने 18वीं प्रतिबंधों की पैकेज जारी की। इसमें शामिल है भारत में रूस के रोसनेफ्ट द्वारा संचालित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर प्रतिबंध और रूसी कच्चे तेल पर नई प्राइस कैप स्थापित करना, जो कि $47.6 प्रति बैरल लगभग है। इसके अंतर्गत नायरा रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन का यूरोपीय बाजार में निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे? निर्यात पर रोक लगेगी। नायरा एनर्जी अब यूरोपीय यूनियन को ईंधन नहीं भेज सकेगी, जिससे आय में कमी संभव है। फीडर कंपनियों पर असर होगा। रिलायंस, आईओसीएल, बीपीसीएल जैसे बड़े निर्यातक भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने निष्पक्षता का हवाला देते हुए ऐतिहासिक रूप से दोहरे मानदंड से ईयू की नीति पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि वे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के बाहर के एकतरफा प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता। नायरा गुजरात में वार्षिक 20 मिलियन टन क्षमता वाली प्रमुख सुविधा है। नायरा एनर्जी को इससे क्या नुकसान होंगे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आर्थिक व व्यावसायिक जोखिम होगा, निर्यात आय में कमी होगी, वैश्विक रणनीतिक एवं भू राजनीतिक असर होगा। यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया के तेल कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंधों को भारत के लिए अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारत को रूस से सस्ती कच्ची तेल खरीदने का मौका मिलेगा। ऊर्जा विविधता, यूरोपीय मांग घटने से भारत एशियाई अफ्रीकी बाजारों की ओर रिफाइंड ईंधन निर्यात बढ़ा सकता है। आइए अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। ये खबर है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए 1000 किलो आमों का पार्सल भेजा है। भारत के लिए इस मैंगो डिप्लोमेसी का क्या महत्व है वो जान लेते हैं। इससे दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भाव बढ़ेगा। राजनयिक निरंतरता का ये संदेश दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के करीब आता जा रहा है, उससे ये साफ हो रहा है कि अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत से दूरी ना बनाई जाए। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सद्भाव और मित्रता दोनों देशों के बीच पिछले कई दशकों से देखी जा रही थी, उसी तरह का प्यार और सद्भाव आगे भी निरंतर चलता रहे। चीन पाकिस्तान समीकरण पर संतुलन बनाए रखना चाहता है बांग्लादेश। आखिर आम कूटनीति क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इतिहास में मुग़ल युग में इस तरह की डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई थी। मुग़ल बादशाह आम को रजसी फल मानते थे। अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब जैसे सम्राट आमों को तोहफे के रूप में भेजते थे। इस तरह आम कूटनीति की सांस्कृतिक जड़ें भारत में बहुत पुरानी हैं। आधुनिक दौर में पाकिस्तान से शुरुआत हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस तरह की डिप्लोमेसी की शुरुआत की थी। और चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई जब भारत के दौरे पर आए तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको 8 आम के पौधे भेंट किए जो चीन के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। 1970-80 के दशक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया उल हक ने भारत, चीन और अरब देशों को चौसा सिंदरी आम भेजकर रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश की। इसे ही आधुनिक आम कूटनीति की शुरुआत माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। हम करंट अफेयर से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।